हेलो एवरीवन। तो सेंटर ऑफ मास के आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। देखो अभी तक हमने क्या डिस्कस करा है कि सेंटर ऑफ मास के पोजीशन को फाइंड आउट करना। ठीक है, सेंटर ऑफ मास के पोजीशन को हमने फाइंड आउट करा है। फिर अगर कैविटी कट करा तो सेंटर ऑफ मास कहाँ एग्जिस्ट करेगा वो हमने फाइंड आउट करा है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मोशन। अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो कैसे फाइंड आउट करा जाएगा। चलिए देखो क्या हमने पढ़ा है। RCOM जो होता है सर, M1R1 प्लस M2R2 डॉट डॉट MnRn अपॉन में M1 प्लस M2 डॉट डॉट Mn, यही होता है। अब एक बार ना आप डिफ्रेंशिएट करो इसको। जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो dRCOM बाई dt इज इक्वल टू M1 dR1 बाई dt प्लस M2 dR2 बाई dt प्लस Mn dRn बाई dt अपॉन M1 प्लस M2 डॉट डॉट Mn। ठीक है, ये वैल्यू क्या आएगा निकल करके बच्चे? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2 डॉट डॉट Mn Vn अपॉन M1 प्लस M2। क्लियर ना? तो ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कि ये कहानी हो गई। अगर आप एक बार और इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा अगेन, देन क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू M1A1 प्लस M2A2 डॉट MnAn अपॉन M1 प्लस M2 डॉट 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 Mn। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। अब तुम ध्यान से देखो, ये वाले पार्ट को इधर लेकर के आओ। M1 प्लस डॉट डॉट Mn वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू M1 V1 M2 V2 डॉट डॉट Mn Vn, और ये क्या हो जाएगा? M1 प्लस डॉट Mn एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू M1A1 प्लस डॉट डॉट MnAn। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो जो अभी तक हमने जो पढ़ा था, अभी तक हमने पढ़ा था पॉइंट मास। जो फोर्स लग रहा था वो पॉइंट मास पे लग रहा था, तो वेलोसिटी किसका होगा? सेंटर ऑफ मास का। एक्सेलरेशन किसका होगा? सेंटर ऑफ मास का। क्लियर ना कहानी? ठीक है, अब इसी का ना डिफरेंट डिफरेंट केस होता है। ठीक है, तो वो हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। चलो इसमें ना सबसे पहले तो एक टाइप का ये क्वेश्चन बनाएगा कि चलो अपन क्वेश्चंस देखते हैं। मान लो कि यहाँ पे 2 kg का एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसका कोऑर्डिनेट 10,0 है, और 4 kg का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 20,0 है। पहले तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन पता करना कि क्या आएगा। सेंटर ऑफ मास का पोजीशन जो है वो क्या आएगा? फर्स्ट फाइंड द पोजीशन ऑफ COM। कैसे फाइंड आउट करा जाएगा जी? एक को रिफरेंस ले लिया तो 4 इंटू 20 बाई 4 प्लस 2 कितना आ गया? 80/6। यही आएगा सेंटर ऑफ मास का पोजीशन। क्लियर ना? क्वेश्चन ये नहीं है अपना, क्वेश्चन ये है कि सपोज करो कि लेट 2 kg ऑब्जेक्ट displaced towards left side of distance कितना मान लूं मैं? मान लो 2 मीटर of distance 2 meter, then find the position of 4 kg block so that center of mass does not displaced
डजंट डिस्प्लेस्ड। क्या पूछ रहा है आपसे, बताओ। पूछ रहा है आपसे कि 2 kg वाला जो है ना वो कहां चला गया, लेफ्ट साइड। 2 kg वाला लेफ्ट साइड, तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन चेंज ही ना हो। कहने का मतलब डेल एक्स सी ओ एम जो है, डेल एक्स सी ओ एम जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 डेल x1 प्लस m2 डेल x2 बाई m1 प्लस m2। क्लियर ना कहानी, ठीक है। अब देखो m1, तो m1 का वैल्यू कितना है जी, हमने इसको रेफरेंस लिया था ना, 2 kg वाले को रेफरेंस लिया था, ठीक है। तो m1 का वैल्यू कितना है, 2। यहां से लेफ्ट साइड चला गया कितना, 2 मीटर, तो 2 इंटू -2 प्लस ये क्या आ गया, 4 इंटू डेल x2 बाई 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो बता डेल x2 का वैल्यू कितना आना चाहिए, 1 मीटर। मतलब जो 4 kg वाला है दैट मस्ट शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट साइड, है ना। कहां होना चाहिए, मस्ट शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट साइड। क्लियर ना, कहां शिफ्ट होना चाहिए, ये राइट साइड शिफ्ट होना चाहिए, ताकि सेंटर ऑफ मास का पोजीशन चेंज ना हो। अब मैं क्वेश्चन करवा नहीं रहा हूं, इसी में क्वेश्चन पूछ दे कि मान लो कि 2 kg वाला राइट चला गया 1 मीटर, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन लेफ्ट चला गया, कुछ भी दे देगा, देन फाइंड द पोजीशन ऑफ द 4 kg ब्लॉक। तो क्या सेंटर ऑफ मास का पोजीशन जहां भी जाएगा वो अपने को पता है, क्या 2 kg वाले का पोजीशन अपने को पता है, तो क्या 4 kg वाले का पोजीशन फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर है क्या कहानी, आगे बात समझ में। चलिए नेक्स्ट, अब पढ़ते हैं। सपोज करो कि फर्स्ट इफ f इज इक्वल टू 0 या f एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0, अपन मान लें f एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0। अगर ये एक्सटर्नल 0 मान लिया जाए तो f क्या था, f था आपका m1 प्लस डॉट डॉट mn एक्सलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1a1 प्लस m2a2 डॉट डॉट mn an। इसका क्या मतलब हुआ, अगर ये 0 है देन एक्सलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 0। इसका कतई ये मतलब नहीं हुआ कि जो इसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है उसका भी एक्सलरेशन 0 आए। तो एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 0, इट डजंट मीन acceleration of its constituent particle is 0। ठीक है, इट मे और मे नॉट भी 0, ये 0 हो भी सकता है और 0 नहीं भी हो सकता है। इट मे और मे नॉट बी। क्लियर है ना कहानी। अगर ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है, फोर्स एक्सटर्नल या F जो होगा 0, मतलब एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 0 होएगा आपका। इसका जो पार्टिकल है उसका एक्सलेशन 0 हो ये जरूरी नहीं है। चलिए एक्सलेशन 0 है बेटे, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, वेलोसिटी क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास का कांस्टेंट हो जाएगा। इसके पार्टिकल का कांस्टेंट हो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। लिख लो, इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल वेलोसिटी में और मे नॉट बी 0। ठीक है, अब बता वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, इसी को अगर लिखा जाए तो m1 प्लस m2 डॉट डॉट
mn इंटू VCOM इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। भाई साहब बहुत VBI पार्ट है, इसको हम लोग आगे, ठीक है, आगे इस पे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हम लोग इस पे, ठीक है। और यही क्या कहलाता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम जो होगा वो क्या होगा, कंजर्व होगा, इसके पार्टिकल का हो ये जरूरी नहीं है। क्लियर ना कहानी। चलो जी नेक्स्ट पार्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। सपोज करो अगर एनर्जी की बात करा, सी काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू कांस्टेंट, बट जो इसका पार्टिकल होगा उसका एनर्जी इट में और में बी चेंज, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू कांस्टेंट, इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल may or may not have कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी। जिसके पार्टिकल है उसका काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, बढ़ भी सकता है कम भी सकता है, इंटरनल एनर्जी है ना, ठीक है। और यहां पे क्या होगा, मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा, किसका, सेंटर ऑफ मास का। क्लियर है क्या कहानी। तो चलिए ये पार्ट था आपका। अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट, मोमेंटम कंजर्व होगा या मोमेंटम कांस्टेंट होगा किसका, सेंटर ऑफ मास का, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट किसका होगा, सेंटर ऑफ मास का, पार्टिकल का एनर्जी बिल्कुल डिफरेंट होएगा। आगे क्या बात समझ में, ठीक है। अच्छा काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर अपने को लिखना हो तो जी कैसे लिखेंगे, हाफ m1 प्लस m2 डॉट 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 mn VCOM का स्क्वायर, ये है ना, और ये इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर डॉट, ठीक है ना। ये इट रिमेन्स कांस्टेंट और ये जो होगा वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्लियर है क्या कहानी, डन ना। अच्छा चलो अब आगे बात समझ में। चलिए अब हम लोग करते हैं इस पे बेस्ड एप्लीकेशन। ये हमने ना फर्स्ट पार्ट पढ़ा है, ठीक है, कि कुछ ऐसा होगा तो जी क्या क्या पॉसिबिलिटी है, इसके आगे की डिस्कस करें हम लोग। चलिए नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिएगा ध्यान से। अ वुडन प्लैंक ऑफ मास 20 kg इज रेस्टिंग ऑन ए स्मूथ, ये स्मूथ सरफेस है, ठीक है। अब ये आदमी जो है इस पे चलना चाह रहा है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चल करके जाएगा। अब ये सारे के सारे स्मूथ सरफेस हैं, ठीक है, प्लांक और सरफेस भी है, और ये जो पर्सन है उसके साथ जो प्लांक है वो भी सारे क्या है, स्मूथ सरफेस है। क्या होएगा जब ये आदमी चलना चाहेगा, ठीक है, तो प्लांक पीछे जाएगा, प्लांक और ये पर्सन बहुत कलेक्टिवली, ये पूरा का पूरा एक सिस्टम है, ठीक है। और इस सिस्टम में कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है। जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है तो क्या मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, किसका, सेंटर ऑफ मास का। अच्छा मोमेंटम कांस्टेंट है, देन अगेन हम लोग कर सकते हैं इसको m1 r1 या m1 x1 जो होगा या m2 x2 के बराबर होगा, या और हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हम लोग RCOM निकालते थे, RCOM नॉर्मल, देख वेलोसिटी ऑफ COM क्या होता था, m1 v1 डॉट डॉट mn vn बाई में m1 प्लस डॉट डॉट mn, ठीक है। ये जो वेलोसिटी है वो क्या है, डेल x या डेल r जो भी है, यहां पे मैं x ले लेता हूं, डेल x बाई टी के फॉर्म में है ना, तो डेल x COM जो होना चाहिए, डेल x बाई टी COM वो क्या होना चाहिए, जीरो, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं है यहाँ पे, सेंटर ऑफ मास का क्या होगा, रेस्ट में होगा, मूव नहीं कर रहा होगा। यहाँ पे अभी जितने भी क्वेश्चंस हम करेंगे उसमें क्या होगा, सेंटर ऑफ मास विल बी इन रेस्ट। सेकेंड वैरायटी के क्वेश्चंस में होगा सेंटर ऑफ मास विल मूव, है ना, विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। क्लियर है, तो ये जीरो होगा, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डेल आर इज इक्वल टू जीरो,
इज इक्वल टू m1r1 प्लस m2r2 बाई में m1 प्लस m2। ठीक है, तो यहां से अपने को समझ में क्या आता है कि ये इधर 0 हो गया, तो m1r1 प्लस में m2r2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। क्लियर है ना? ये तब होएगा जब प्लांक और वो पर्सन दोनों कलेक्टिवली क्या कंसीडर किया जाएगा, एक सिस्टम कंसीडर करा जाएगा। अब देख, मैं मान लेता हूं कि ये m1 है और ये m2 है। ठीक है, तो ये मान लेते हैं जी m1 है, डन ना? तो m1r1, अब ध्यान से समझने वाली बात है, देखो ये एक प्लांक है बच्चे, ठीक है, और इस पे एक पर्सन है। अगर ये इस एंड से इस एंड तक जाएगा तो ये प्लांक कुछ यहां आएगा। ठीक है, मान ले कि ये डिस्टेंस जो है ना x आ गया, तो इस पर्सन को यहां तक चलने के लिए कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, l माइनस एक्स, ये डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो m1r1, तो m1 मैंने किसको माना है, पर्सन को ना, तो m1 इंटू l माइनस एक्स जो होगा प्लस m2 इंटू r2, ये लेफ्ट साइड की तरफ, कहने का मतलब माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब m1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 60 kg, 60, l का वैल्यू कितना है 10, माइनस एक्स इज इक्वल टू m2 का वैल्यू कितना है 20 इंटू एक्स। तो ये कितना हो गया बेटे, ये हो गया आपका 600 बाई 80 इज इक्वल टू एक्स। क्लियर है ना कहानी? तो x का वैल्यू जो आ जाएगा वो 7.5 मीटर। तो ये प्लांक कितना डिस्प्लेस होएगा, 7.5 मीटर। बात आई समझ में? फिर से समझिएगा बात को, कैसे हमने सोचा एक प्लांक और एक पर्सन इज कंसीडर्ड एज अ सिस्टम। ये भाई साहब, ये इसका अपना मैटर है, इससे अपने को कोई लेना देना नहीं है ना। ये जो आगे चल रहा है फ्रिक्शनलेस सरफेस है, तो प्लांक पीछे की तरफ जाएगा। क्लियर कहानी? कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो सेंटर ऑफ मास विल बी इन रेस्ट। जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसमें क्या होगा, सेंटर ऑफ मास रेस्ट में एग्जिस्ट करेगा। तो मैं मान लेता हूं जो प्लांक पीछे चला गया x, ठीक है, और ये पर्सन को आगे कितना जाना पड़ा, अगर ये प्लांक यहां चल गया तो चलना पड़ा उसको l माइनस एक्स। तो क्या हो जाएगा, m1 l माइनस एक्स इक्वल टू m2 इंटू माइनस एक्स। आ गई बात समझ में? क्लियर है क्या कहानी? डन ना? चलिए पॉज कीजिएगा स्क्रीन और समझ करके राइट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या है, अगेन ये प्लांक जो है ना फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा हुआ है। इसके एक एंड पे मान लो कोई महाशय जी हैं A, दूसरे एंड पे कोई B है। दोनों का मास गिवन है 40 केजी और 50 केजी, और प्लांक का मास इज 10 केजी विच इज गिवन। इसके बीच का जो लेंथ है ना वो 10 मीटर है। अब समझने वाली बात है, जब दोनों अपना पोजीशन इंटरचेंज करेगा, ठीक है, तो जब दोनों अपना पोजीशन इंटरचेंज करेगा तो प्लांक जो है ना वो किधर जाएगा। पहला क्वेश्चन तो ये है। पहले देख, सेंटर ऑफ मास किसके नजदीक एग्जिस्ट करेगा, 50 केजी या 40 केजी? ऑब्वियसली 50 केजी के एग्जिस्ट है ना। तो जहां जिसके नजदीक सेंटर ऑफ मास एग्जिस्ट कर रहा है, आप सेंटर ऑफ मास मतलब एक्स नेट तो 0 है, तो यही मानना कि प्लांक जो है ना उधर ही जाएगा। अब ऑब्वियस सी बात है ना, देखो एक हैवी पर्सन है तो वो ज्यादा इंटरनल फोर्स जो है ना वो ज्यादा लगाएगा चलने का, है ना। तो ये जो है वो ज्यादा डिस्प्लेस करेगा। ये देखो, ये हो गया आपका जी सपोज ये ब्लॉक ना यहां आ गया और ये डिस्टेंस हो गया जी x। कितना हो गया, ये x। तो ये वाला भी इधर ही गया और ये वाला भी इधर ही जाएगा, और ये अकेला भाई साहब है जो दोनों को बैलेंस कर रहे हैं। तभी तो सेंटर ऑफ मास के पोजीशन में कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर है कहानी, है ना। तो अब देखो राइट साइड कौन कौन जा रहा है, तो राइट साइड सर जा रहा है एक तो प्लांक। तो प्लांक कितना गया, 10 केजी इंटू एक्स। और कौन कौन जा रहा है, तो ये ए वाले जो भाई साहब है 40 केजी, यही है ना,
प्लस 40 इंटू कितना जाएगा ये, अब कितना कवर करना पड़ेगा, ये तो x और ये 10 ऑलरेडी है और ये x, तो 10 प्लस, क्लियर क्या कहानी। क्या ये राइट साइड जो ये वाला पार्ट है इसके इक्वल होना चाहिए, है ना। तो ये राइट वाला जो पार्ट है वो कितना जाएगा, ठीक है, तो ये वाला पार्ट तो यहां जाएगा ना इतना ही, तो टोटल 10 है और ये x, तो ये यहां से यहां तक कितना आ गया 10 माइनस x, तो इज इक्वल टू 50 इंटू 10 माइनस x। आगे बात समझ में, सिंगल लाइन सॉल्यूशन। अच्छा ये आया कहां से था, ये समझ में आया था क्या, m1r1 प्लस m2r2 प्लस m3r3 बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 इज इक्वल टू 0। अरे हाँ है ना, तो एक जो लेफ्ट साइड जाएगा वो नेगेटिव होएगा, तो दोनों को हमने इक्वल कर दिया, राइट को राइट में लिख दिया, लेफ्ट को लेफ्ट में। क्लियर है ना कहानी। अच्छा इसी क्वेश्चंस को चेंज करके ये कह दे कि जो भाई साहब दोनों ना सेंटर पे मिलेगा, सेम क्वेश्चन अगेन, मान लो कि दोनों सेंटर पे मिलेगा, तो सेंटर पे मिलेगा तो इसको कितना चलना पड़ेगा जी, सेंटर पे मिलने के लिए 5 प्लस एक्स। अगर सेंटर पे मिल रहा है, इफ मीट एट सेंटर, सेंटर पे मिलेगा तो ये कितना चलेगा, ये तो 10x तो है ही है, प्लस 40 इंटू, बोलो हाँ है ना, क्लियर क्या कहानी। अच्छा अब ये कितना हो जाएगा 50 इंटू 5 माइनस एक्स, क्लियर है ना, ठीक है। तो प्रैक्टिस कीजिएगा, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये मान लो ये एक बोट है, इमेजिन करो, है ना, नदी में आप हो, बोट के ऊपर, बोट नदी के ऊपर, क्यों भाई, है ना, और एक तरफ है ये जी, एक दीवाने ये हैं, दूसरे दीवाने भी हैं जिनका मास 60 केजी है, और क्या है दोनों को मिलना है, और दोनों ना मिड पॉइंट पे मिल रहे हैं, क्यों निखिल, ठीक है। तो निखिल दीवाना है और मान लो कोई और दीवानी है, दोनों को कहां मिलवा दे, मिड पॉइंट पे। किसको मिलवाएं, जतिन को, अरे ये गलत बात है, चलो आ जाओ, नाना चलो निखिल और जतिन ना मिलना चाह रहे हैं, है ना, एक पॉइंट पे निखिल है, ये दे देता हूं मैं निखिल, और ये दे देते हैं जी जतिन, बहुत इमरजेंसी मिलना है, बहुत सालों बाद अरसों बाद में एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो जी मिल रहे हैं, कहां मिल रहे हैं जी, सेंटर पे, और शुभम जो है ना ये टेलीस्कोप लगा करके देख रहा है, क्लियर ना, कहां मिल रहे हैं ये, बोट के सेंटर पे। अब जब मिल रहे हैं तो क्वेश्चन ये उठता है, जो शुभम ये वॉच कर रहा है ना यूं लगा करके, कि बता ये बोट जो है ना वो कितना डिस्प्लेस होगा, ये बोट कितना डिस्प्लेस होगा, और शुभम विलेन है, जहां जितना डिस्प्लेस होएगा ना वही बॉम्ब लगा रखा है, उसको ये पसंद नहीं कि ये दोनों मिले, है ना। तो अब जो है पता करना है कि बोट कितना डिस्प्लेस होगा, सोचिए और इसको एक बार कोशिश कीजिए सॉल्व करने का। चलो मास ऑफ द बोट नहीं दिया हुआ है, मान लेते हैं जी 20 केजी। मास ऑफ द बोट क्या है, मान ले कि 20 केजी है बोट का मास। अच्छा अब सेम क्वेश्चन बच्चे, कोई खास बात है नहीं, और अपना टास्क है कि दोनों को बचाना जी, ठीक है। चलिए ये 60 केजी वाला इधर आना चाहेगा, बोट्स इधर ले जाएगा, और ये भी भाई साहब इधर ही जाएंगे। अब देखो ये यहां से लेकर के यहां आया, ये यहां से लेकर के यहां तक आया, क्या इस ड्यूरेशन में आप इसके मोमेंटम को या इसके पोजीशन को या इसके मोमेंटम को क्या कंजर्व करोगे, नहीं करेंगे जी, क्लियर ना कहानी। इस वाले पार्ट से अपने को कोई लेना देना नहीं है जी, ये स्लाइड करके आए, उड़ के आए या कूद के आए, देना अपने को लेना देना यहां से, ये वाले पार्ट्स है ना। तो अब अगेन मान लेते हैं कि बोट जो है ना यहां से चला गया जी x, क्लियर ना, तो बोट 20 इंटू एक्स प्लस ये कितना जाएगा 50 इंटू 2 प्लस मिड पॉइंट पे मिल रहा है ना, ठीक है, इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 60 इंटू 2 माइनस एक्स। अब बताना कितने बच्चों का इक्वेशन सही था भाई,
क्लियर है क्या? यही इक्वेशन आया था। चलो जी, बहुत बढ़िया। अब जितना आएगा, ठीक है, वही वो बोट डिस्प्लेस करेगा। डन। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपको रिंग दिख रहा है, ठीक है, और यहां से L लेंथ का एक स्ट्रिंग कनेक्टेड है जिससे मास ना ये M2 है। जब ये M2 जस्ट M1 के नीचे आ जाएगा तो पूछ रहा है हाउ मच M1 मूव्ड व्हेन M2 इज जस्ट बिलो द M1। जस्ट बिलो हो M1 से तो M2 जो है ना वो कितना मूव करेगा। कर सकते हो सॉल्व, बहुत ही सिंपल है, एक लाइन के अंदर में आएगा इसका इक्वेशन। चलो पॉज करो, एक बार सोचो। चलिए देखिएगा, मान लेते हैं कि ये वाला ना x डिस्टेंस आ गया, इसके जस्ट नीचे आएगा जी M2, तो इसको इधर कितना चलना पड़ा, टोटल L माइनस एक्स। हो गया जी, इक्वेशन तैयार। M1 इंटू एक्स इज इक्वल टू M2 L माइनस एक्स। फाइंड कर लो x का वैल्यू। आपको देखो ये नीचे आएगा, ठीक है, दोनों सिस्टम सेंटर ऑफ मास है, इसका पोजीशन नीचे की तरफ आ रहा है ना, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन चेंज होएगा, लेकिन नेट फोर्स जो है 0 है, तो पोजीशन ना चेंज हो इसके लिए भाई साहब आगे की तरफ जाएंगे। क्लियर है ना? और आगे की तरफ जाएंगे तो कितना जाएगा, जब ये जस्ट बिलो हो। यही था क्वेश्चन। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दिख रहा है, अगेन सिंपल, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, ये आपका वेज है, इसके ऊपर में एक ब्लॉक मास स्मॉल m रखा हुआ है। जब ये नीचे आएगा बॉटम सरफेस पे तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये वाला जो है ये कितना स्लाइड होएगा। कर सकते हैं सॉल्व? कर सकते हैं सॉल्व? चलिए पॉज कीजिए, फटाफट करके बताइएगा। चलिए देखिएगा, होगा क्या कि ये ब्लॉक जो है ना भाई साहब, ये ब्लॉक इधर v वेलोसिटी के साथ नीचे आएंगे। तो देखो अपन वेलोसिटी के भी क्वेश्चंस करेंगे इस पे बेस्ड, अभी नहीं। तो जी इसके होंगे दो कंपोनेंट, एक होंगे ये और दूसरे होंगे ये। क्लियर ना? अब वेलोसिटी अलोंग द एक्स भी होगा तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग द एक्स भी होगा। अब बता नेट फोर्स कहां जीरो है, एक्स में या वाई में? एक्स में। तो मोमेंटम कंजर्व तो डेफिनेटली होएगा किसके अलोंग, एक्स या वाई? एक्स के अलोंग होगा। क्लियर ना कहानी? मान ले अगेन कि ये भाई साहब जो है ना चले गए जी इतना, ये चले गए जी एक्स, ठीक है, तो ये आ गया कितना m इंटू एक्स। तो इसको कितना चलना पड़ेगा, यहां से यही चलना पड़ेगा ना इसको। क्लियर ना कहानी? ये इधर x है तो ये भी तो इधर x ही है, तो ये कितना बचा, m इंटू एल माइनस एक्स। तो mx इज इक्वल टू ml माइनस ऑफ mx। x क्या होएगा, ml अपॉन m प्लस m। कोई परेशानी? तेरे बात ही समझ में गया? ठीक है, ये वेलोसिटी अंडर रूट 2gh वगैरह लगा करके आप फंसेंगे भाई, जरूरत ही नहीं है। याद रखिएगा, मैं आपको करवा रहा हूं टाइप्स ऑफ द क्वेश्चंस। इस टाइप का है तो ये सोचना है, ऐसे सोचना है और प्रैक्टिस करके आइएगा नेक्स्ट डे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दिख रहा है आपको, इसका रेडियस r दिया हुआ है, कैपिटल R। जब ये ब्लॉक नीचे आ जाए, ये ग्रूव है, ठीक है, जब ये जो दिख रहा है ना आपको सर्कुलर ब्लॉक नीचे आ जाए तो आपको बताना है कि ये इधर जाएगा या नहीं जाएगा। पहला चीज तो ये है, क्योंकि ये जो है ना बच्चे सरफेस पे रखा हुआ है, क्या ये ब्लॉक इधर जाएगा? अरे जाएगा, नहीं का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। क्लियर ना कहानी? जब अच्छा जाएगा क्यों, सेंटर ऑफ मास के पोजीशन को बैलेंस करने के लिए। पर क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स 0 है, किसके अलोंग, एक्स के अलोंग। तो एक्स के अलोंग सेंटर ऑफ मास का कोई डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है ही नहीं, पक्की बात है। चलो तो कितना होएगा बताओ, कितना होएगा, क्या सॉल्व करा जा सकता है? पॉज कीजिए और एक बार ट्राई कीजिएगा। चलो देखिएगा बच्चे, ये इसका इनिशियल पोजीशन कहां है, इनिशियल पोजीशन टोटल यहां से r है और ये भी r है और ये वाला भी पार्ट r होगा, तो ये r माइनस r होगा। मान ले कि ये चला गया जी यहां से यहां तक x,
तो m इंटू एक्स, तो यही आएगा। ये कितना जाएगा, m r माइनस आर, ये तो फिक्स है, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं होने हैं। तो r माइनस आर इंटू एक्स आंसर। समस्या क्या है मेरे दोस्त? अरे इसको पूरा का पूरा वेज मान ले, तो अभी अभी तो हमने करा था। तो ये कितना जाएगा, r माइनस आर इंटू एक्स। क्लियर है क्या कहानी? डन ना? अब x का वैल्यू निकाल ले, एम एक्स प्लस एम एक्स इज इक्वल टू एम आर माइनस, अच्छा ये इसमें तकलीफ तो नहीं आ रहा ना, आर माइनस आर, अरे इनिशियल तो निकालोगे। एम एक्स इज इक्वल टू एम एल माइनस एक्स निकालते थे अगर याद करो तो, अभी एल है अभी। ये गया x, ये कितना जाएगा, टोटल l माइनस एक्स। अरे तो टोटल l माइनस एक्स के लिए पहले l तो पता करना पड़ेगा। क्लियर है क्या कहानी? आगे बात समझ में? चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग मतलब अगर ये पोजीशन निकालने हो कितना डिस्प्लेस हुआ है तो समझ में आ गई बात। हम आगे बढ़ जाएं अब। चलिए नेक्स्ट ना कुछ वेलोसिटी के क्वेश्चंस करते हैं। आइए, अ फ्लैट कार ऑफ मास m इज एट रेस्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस फ्लोर। ये मान लीजिए कार है, विद अ चाइल्ड ऑफ मास, अच्छा इसका मास क्या दिया है, स्मॉल m। ये हो गया जी चाइल्ड, इसका मास क्या दिया कैपिटल M। If child jump off from the car towards right with an initial velocity u meter per second, ये दे दिया u meter per second with respect to the car, then find the velocity of the car after its jump। समझ में आई बात? जैसे ही कार से वो जंप करा, इसमें कुछ वेलोसिटी होएगा, होएगा नहीं होएगा जी? बिल्कुल होएगा जी। और वो वेलोसिटी, जो बालक का जो वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, कौन सा वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, दैट वेलोसिटी इज गिवन विथ रिस्पेक्ट टू द कार ना, दैट वेलोसिटी इज गिवन विथ रिस्पेक्ट टू द कार। तो कार का वेलोसिटी जो है ना वो क्या होगा, मैं मान लेता हूं। चलो फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं सॉल्व करता हूं। लेट, ये इधर जाएगी भाई v मीटर पर सेकेंड, लेट वेलोसिटी ऑफ कार v मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड, या मैं लिख देता हूं बालक विथ रिस्पेक्ट टू कार, कितना दे दिया है, u मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बालक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ बालक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या आ जाएगा, u प्लस वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये आ गया u, कार विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, माइनस v। अरे आपने u इधर माना ना पॉजिटिव, तो इसको क्या मानोगे, नेगेटिव। अच्छा जी, अब तो कोई सिनेरियो है ही नहीं भाई साहब, अब तो बड़ा सिंपल सा टास्क हो गया। तो वेलोसिटी ऑफ बालक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आ गया बच्चे u माइनस v मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ कार आ गया आपका कितना, v मीटर पर सेकेंड। अब मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व ना। अरे फॉर एट दैट इंस्टेंट व्हेन द बालक जंप ऑफ द कार, मोमेंटम विल बी कंजर्व, और दैट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज ऑलवेज अलोंग द एक्स एक्सिस। तो P इनिशियल जो होगा वो P फाइनल के बराबर होगा। इनिशियल तो 0 है बच्चे। अब देखो ये बालक का मास m और बालक की वेलोसिटी कितना हो जाएगा, u माइनस v। क्लियर है? चलिए, और अब क्या हो जाएगा, माइनस स्मॉल m इंटू v इज इक्वल टू 0। अब अपने को v निकालना ना, तो क्या हो जाएगा, mu बाई m प्लस m इज इक्वल टू v। याद करो 9th स्टैंडर्ड में क्वेश्चन होएगा, है ना, अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन, करा था क्या हमने, ऐसा ही है क्वेश्चन। क्लियर क्या कहानी? ठीक है, चलिए इसी में मान लो कि बुलेट और गन का प्रॉब्लम ना ऐड कर दो। सपोज करो जी ये है गन, अच्छा यहां ये यू भाई साहब ट्रिगर, ठीक है। अच्छा इसका मास ले लेते हैं m, और ये फायर करा तो ये निकला जी m वेलोसिटी, सॉरी m इज द मास, और कितने से निकला,
सपोज करो कि u मीटर पर सेकेंड से, कितने से निकला? अब बता, फाइंड द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द गन। हाँ जी, पी, अरे 9th स्टैंडर्ड, कोई खास बात ही नहीं है। P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल, 0 मास है ना, V यही होगा, और ये क्या हो गया? प्लस m u, ठीक है। तो V क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ m u बाई m। क्या यही होता था? अब इसी को चेंज कर दे, क्वेश्चंस को, क्वेश्चन चेंज कर दे भाई साहब, ले क्वेश्चन चेंज करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या चेंज करा जाए? अगर मान ले कि u मीटर पर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू दे दिया, क्या? विथ रिस्पेक्ट टू गन, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू गन इज इक्वल टू u मीटर पर सेकेंड। अरे तो तुम विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो निकालोगे या नहीं निकालोगे? तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू गन u इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ गन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यही होगा ना। तो ये u इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस, ये हमने क्या माना था? v ना, तो माइनस ऑफ v, तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आ जाएगा? u माइनस v। अब ये जैसे ही वहां पे पुट करोगे तो v क्या आ जाएगा? अरे आ जाएगा क्या निकल करके? हाँ जी, क्लियर है क्या? चलो सॉल्व ही कर देते हैं। m इंटू v, ये पीछे, ठीक है, p इनिशियल इज इक्वल टू p फाइनल, तो m इंटू वी प्लस m इंटू यू माइनस v, डन ना। तो ये भी आएगा, माइनस में आएगा ना, रिकॉइल की बात कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा आपका? v इज इक्वल टू एम यू बाई एम प्लस एम। क्या यही कहानी है जी? इसी क्वेश्चन को अगेन चेंज करो, ये लो, गन फायर करा जी इस एंगल में, एट एन एंगल 60 डिग्री, तो तुम मोमेंटम कंजर्व करोगे अलोंग द एक्स एक्सिस, u मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू गन इज इक्वल टू u cos 60 डिग्री, वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ गन, तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट जो आएगा u बाई 2 माइनस ऑफ, क्या सॉल्व हो जाएगा भाई ऐसे क्वेश्चंस? एक क्वेश्चन में ना कई सारे क्वेश्चन बताया मैंने, और बिल्कुल पूछा जाएगा जी, मॉड्यूल में होएगा ऐसे क्वेश्चंस। क्लियर है क्या? आगे बात समझ में? चलो वेलोसिटी के क्वेश्चंस हम और कंटिन्यू रखेंगे जी कल, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, वेलोसिटी पे और हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट डे। थैंक यू।